हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे इस न्यू लेक्चर में, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित इस वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ में इन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीक हमें टोटल 3 इश्यूज डिस्कस करने हैं, जिसमें पहला इशू है मालदीव पोल का इशू। तो मालदीव में पोल कंडक्ट होने वाले हैं, ऐसे में भारत को मालदीव में कुछ चिंताएं हैं। अब यहां हमें यह समझना है कि दोनों देशों के रिलेशन किस प्रकार के रहे हैं, मालदीव भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या दोनों देशों के बीच में चैलेंजेस हैं, इन सारी चीजों को हमें यहां समझना है। उसके बाद दूसरा इशू जो हम डिस्कस करेंगे वो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। रिसेंटली ये समिट कंडक्ट की गई है और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको चेयर किया गया था। तो ऐसे में हमें यहां जानना है कि आखिर ये ग्लोबल साउथ क्या होता है, भारत के द्वारा यहां कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, इसके अलावा ग्लोबल साउथ के क्या क्या कंसर्न हैं और भारत इन कंसर्न्स को दूर करने में किस प्रकार सहायता कर सकता है। अगला इशू जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंडिया का आईएमएफ में श्रीलंका को सपोर्ट। तो रिसेंटली श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा प्रभावित है, तो ऐसे में श्रीलंका को अपनी इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लाने के लिए आईएमएफ से सपोर्ट की आवश्यकता है और भारत ने इस चीज का समर्थन किया है। तो इसमें जानेंगे दोनों देशों के रिलेशन किस प्रकार के रहे हैं और क्या क्या इसमें रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में बहुत कम समय है, आपके पास लगभग 120 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में आपको ये चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दें। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने 15 जनवरी से एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जिसके प्राइस बहुत कम है। ऑनलाइन आपको ये 2000 रुपए में मिल जाता है और ऑफलाइन 4000 रुपए में ये मिल जाता है। इसमें हमने आपके टोटल 34 टेस्ट को इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें 7 टेस्ट सीसेट के रहेंगे। इसमें आपको अप्रोच एंड मेंटोरशिप सेशन मिलेगा, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है आपको गाइड करना कि आप किस प्रकार से एक सब्जेक्ट या टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद हमने शेड्यूल इस प्रकार से प्रिपेयर किया है कि आपका प्रीलिम से पहले 3 से 4 बार अच्छे से रिवाइज हो जाए पूरे का पूरा जो सिलेबस है, क्योंकि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। अगर आप रिवीजन अच्छा नहीं करते हैं तो प्रीलिम्स निकालने की संभावना आपकी कम हो जाती है। तो यदि आप हमारे शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करेंगे तो श्योरली आपके प्रीलिम्स निकालने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। करंट अफेयर्स को भी हमने ध्यान में रखते हुए पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड किया है। यदि आपको कोई क्वेरी है इस प्रोग्राम के बारे में तो आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं इस आईडी पर, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं लास्ट लेक्चर में देख रहा था एक स्टूडेंट ने यहाँ पर बोला हुआ था कि उन्होंने मेल ड्रॉप किया हुआ है लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, और पहला टॉपिक है मालदीव पोल एंड इंडियाज कंसर्न। तो यहां हुआ क्या है, रिसेंटली इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने मालदीव में विजिट की है, और मालदीव में विजिट इस दौरान हुई है जबकि वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने ही वाले हैं, वो काफी क्लोज है। अब आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पहले तो ध्यान रखनी है कि आखिर वहां की पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, ठीक है। पॉलिटिकल कंडीशन समझना दोनों देशों के रिलेशन में काफी इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर जो अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है ना, जिनका नाम है सोली, इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि इस साल के जो पोल होंगे उसमें मेरा दोबारा से टर्म आने वाला है, मैं वहां पर जीतने वाला हूं। लेकिन इनका विरोध किया है इन्हीं की पार्टी के एक कैंडिडेट ने, जिसका नाम है मोहम्मद नशीद, और ये भी पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा इसको अपोज किया जा रहा है। अब पार्टी के अंदर ही आप ये देखिए कि कलह हो रही है, तो ऐसे में ये चिंता भारत के लिए रहेगी, क्योंकि सोली की जो फॉरेन पॉलिसी है वो प्रो इंडिया रहती है, हमेशा इंडिया फर्स्ट को वो प्रमोट करते हैं। मतलब पहले वो भारत के साथ संबंध बनाने पर बल देंगे, उसके बाद यदि आवश्यकता पड़ती है तो चाइना या किसी और कंट्री की तरफ रुख करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में यदि इनके लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें भारत को ऑब्वियसली चिंता रहेगी, क्योंकि चाइना हमारे इंडियन ओशन में लगातार अपनी पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद यहां पर इससे पहले जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे यमीन नाम के, ये प्रो चाइना रहते थे। मतलब इनका झुकाव हमेशा चाइना की तरफ रहता था कि हम पहले चाइना को देखेंगे, उसके बाद यदि आवश्यकता पड़ेगी तो भारत को देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर पॉलिटिकल कंसर्न है। उसके बाद यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए। 2013 में 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है
जो मालदीव में पिछले 2 साल में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं उससे भारत को क्या चिंताएं हो सकती हैं, ये आपको बताना था। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या होता है, भारत से ये किस प्रकार भारत को किस प्रकार ये प्रभावित कर सकता है, और आपको कुछ ऐसे स्टेप बताने थे जो इसे काउंटर करने के लिए भारत के द्वारा लिए गए हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हम मालदीव को इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको काउंटर करने के लिए हमने अपने संबंध श्रीलंका, मालदीव जैसे देशों के साथ बेहतर किए हैं। ओके, तो आप एग्जाम्पल के रूप में इन सब चीजों को यहां पे यूज करेंगे। उसके बाद एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पर डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है, आपसे पूछा गया है 10 डिग्री चैनल के बारे में कि 10 डिग्री चैनल किन आइलैंड को अलग अलग करता है, तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना था। ये 2014 का क्वेश्चन है। अब देखिए, न्यू डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। देखिए, दोनों देशों के रिलेशन ऐसा तो नहीं है कि बहुत मेजर पावर है मालदीव तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन यहां जो इनस्टेबिलिटी है ना, उसको लेकर क्वेश्चन कुछ बन सकता है। तो आपको रीसेंट डेवलपमेंट पता होने चाहिए, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो हमने अभी इनके साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए एक तो यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, अब ये जो पोर्ट है उसको डेवलप किया गया था इंडिया के द्वारा, और इसमें हमने लगभग 136 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं। और ये कहां पर स्थापित हुआ है, इसको लॉन्च किया गया है हा ढालू अटॉल पे। अब इसको मैप में देख लीजिए, ये आपका पूरा मालदीव का मैप है। ठीक है, और इसके जब आप नॉर्दर्न पार्ट में देखेंगे तो हा ढालू आपको देखने को मिल जाएगा, और यहीं पर इंडिया ने एक न्यू एयरपोर्ट को लॉन्च किया है। इनकी राजधानी माले आपको यहां सेंटर में दिखाई देगी, तो इसको भी आपको ध्यान में रख लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक इससे पहले माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर रखा था। इसमें भी लगभग हमने 500 मिलियन डॉलर खर्च किए हुए थे। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट क्या करता है, ये मालदीव की राजधानी यानी माले को 3 नेबर हाईलैंड से जोड़ने का काम करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक इंडिया फंडेड कम्युनिटी सेंटर भी स्थापित किया गया है। कम्युनिटी सेंटर का मतलब होता है यहां पर दोनों देशों की कम्युनिटी आकर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर सकती है। लाइक स्पोर्ट के मामले में अगर आपको कोऑपरेशन करना हो तो आप इस सेंटर के थ्रू कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद भारत ने इनको 2 सी एम्बुलेंस भी दी हैं, जिनको आप इमेज में देख सकते हैं। ये सी एम्बुलेंस होती है, चूंकि ये जो देश है मालदीव, ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ऐसे में इनको कभी सपोर्ट की आवश्यकता होती है तो ये सी एम्बुलेंस के थ्रू भारत से भी सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री को हमने इनको प्रोवाइड कर दी है। उसके बाद 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी इसमें साइन हुए हैं दोनों देशों के बीच में, जिसमें कोचीन यूनिवर्सिटी और मालदीव नेशनल यूनिवर्सिटी के बीच में एक कॉपरेशन है। इसके अलावा हमने हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भी यूज किया है। अब देखिए, ये सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप इसको मेंस में कहीं भी अगर यूज आपको पॉसिबल दिखाई दे कि हम इसको यूज कर सकते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए या फिर स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति को काउंटर करने के लिए, तो बिल्कुल आप इन फैक्ट्स को सीधे सीधे यूज करें। अब हम बात करते हैं कुछ इश्यूज पर, दोनों देशों के संबंध किस प्रकार के रहे हैं, इसको आप समझने की कोशिश करिए और इंपॉर्टेंट समझिए कि मालदीव भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इंडियन ओशन में भारत के हित काफी ज्यादा हैं। हम यहां पर एक तो लीडरशिप रोल प्ले करना चाहते हैं, है ना, और इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट भी चलाया हुआ है, सागर प्रोजेक्ट, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो इस रीजन में जितने भी देश हैं हम उनके लिए ग्रोथ और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ऐसे में मालदीव हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, बात करना अलग बात होती है कि हम सबको सिक्योरिटी देंगे, हम सबको ग्रोथ देंगे, लेकिन आप एक्चुअल में क्या स्टेप ले रहे हैं ये भी तो आपको बताना पड़ता है। तो ऐसे में मालदीव के साथ जो अभी हमने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डिस्कस की थी ना, जो प्रोजेक्ट हमने अभी डिस्कस किए, उनको आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं कि देखो, भारत सिर्फ बातें नहीं करता है, भारत अपने प्रोजेक्ट को लेकर कमिटेड है। तो हम सागर को काफी प्रमोट करने की यहां पे कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद इंडियन ओशन में हमारे और भी इंटरेस्ट हैं, जैसे कि इस रीजन में एक तो ट्रांसनेशनल क्राइम बहुत होते हैं। आप देखेंगे मालदीव की नजदीकता पाकिस्तान से भी है, यहां पर लगभग पाकिस्तान आ जाता है आपका, और पाकिस्तान से भी ये काफी क्लोज है। तो ऐसे में इनके जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है लाइक आईएस जैसे ग्रुप या फिर इस्लामिक रेडिकल पीपल्स यहां इस देश के निवासियों को अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। टेररिज्म से मालदीव भी प्रभावित रहता है। ऐसे में इंडिया और मालदीव के कॉमन इंटरेस्ट हो जाते हैं टेररिज्म को लेकर, और साथ में यहां ड्रग ट्रैफिकिंग भी होती है। ठीक है, गोल्डन क्रीसेंट का आपने नाम सुना होगा, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला क्षेत्र एक बनता है गोल्डन क्रीसेंट। तो यहां पर मादक पदार्थों की तस्करी बहुत ज्यादा होती है, तो माले को भी सीधे तरीके से ये प्रभावित कर सकते हैं।
इसके बाद दोनों देशों के बीच अगर आपको रिलेशन देखने हैं, आप टूरिज्म एक्टिविटी के थ्रू देख सकते हैं। भारत से कितने लोग यहां मालदीव में जाते हैं घूमने के लिए, वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इनकी जो इकोनॉमी है ना, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर हम कुछ चैलेंजेस की बात करें तो एक तो यहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी रहती है, और यदि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनती है तो एक बार तो ये प्रो इंडिया हो सकते हैं, कुछ प्रेसिडेंट इनके प्रो इंडिया रहते हैं और कुछ प्रो चाइना रहते हैं। तो यदि प्रो चाइना वाले लीडर्स मालदीव की पॉलिटिक्स में आते हैं तो ये भारत की सुरक्षा के लिए सीधा सीधा खतरा होगा। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देखा था कि श्रीलंका में क्या किया था, चाइना ने अपना एक नेवी के जो जहाज है उसको लाकर खड़ा कर दिया था, और इससे भारत की जो सिक्योरिटी है, कोस्टल सिक्योरिटी है, भारत के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एक्सेस किया जा सकता है, आप हैकिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाती हैं, जो कि भारत की सिक्योरिटी के लिए सीधा सीधा एक प्रकार का थ्रेट है। उसके बाद चैलेंजेस वहीं बने हुए हैं। देखिए, इस्लामिक स्टेट के द्वारा पाकिस्तान के जो जिहादी ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर इन देश के सिटीजन को अफेक्ट कर सकते हैं, वो अपनी तरफ इंक्लाइन कर सकते हैं इनको। उसके बाद जो मालदीव है वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स के अंतर्गत भी एक महत्वपूर्ण भाग बनकर उभरा है। ओके, इन्होंने इसको स्ट्रिंग ऑफ पल्स को ज्वाइन किया है। उसके बाद मालदीव हमेशा भारत के साथ चाइना कार्ड को यूज करता है। देखिए, जो छोटी छोटी कंट्रीज आप देखते हैं ना भारत के आसपास, वो अक्सर चाइना कार्ड को यूज करती हैं। जैसे जब बार्गेनिंग होती है किसी तरीके की, तो ये कंट्रीज ये बोलती हैं कि अगर आप हमें सस्ते में ये चीज प्रोवाइड नहीं करोगे, मान लीजिए कोई भी है प्रोजेक्ट आपको लेना है या फिर कोई जमीन लीज पर लेनी है, तो ऐसे में ये कंट्रीज ये बोलती हैं कि यदि आप हमें सही प्राइस नहीं दोगे तो ऐसे में हम इस लीज को चाइना को हैंड ओवर कर देंगे। ओके, तो ये जो चैलेंजेस हैं वो दोनों देशों के बीच में बने हुए हैं। तो ये टॉपिक इतना ही, इससे ज्यादा हमें मालदीव रिलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है हमारे लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। अब ये जो समिट हुई है इसको हेड किया गया है इंडिया के द्वारा, और यहां पर इंडिया ने 3 इनिशिएटिव लिए हैं। तो जानेंगे इन इनिशिएटिव को। अब ये इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी से लेकर हेल्थ तक सभी सेक्टर्स पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ध्यान रख लीजिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो इसमें एक तो चीज ये आ गई कि इसको होस्ट किया है इंडिया के द्वारा, और G20 के पार्ट के रूप में ही इसको होस्ट किया गया है। इसकी थीम क्या है? थीम है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। ठीक है, यानी कि जो हमारी ग्लोबल साउथ की कंट्री हैं उनकी वॉइस में हमें यूनिटी लानी है, मतलब हमारे जो हित हैं वो साझे हैं। उसके बाद हमारा जो पर्पस है वो भी साझा है। इस तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव थीम जो है वो रखा गया है। ऑब्जेक्टिव यह है कि ग्लोबल साउथ की कंट्री को हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेकर आना चाहते हैं, ताकि उनकी वॉइस को हम इंटरनेशनल लेवल पर उठा सकें। देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रभावित कंट्रीज आपको दिखाई देंगी ना पूरे वर्ल्ड में, वो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज ही हैं। अगर पूरे पूरे वर्ल्ड में कहीं पर वॉर हो रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर को आप देखिए, तो इसका सर्वाधिक इंपैक्ट किस कंट्री पे पड़ा? इसका सर्वाधिक इंपैक्ट पड़ा ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज पर। तो ऐसे में हम यहां इनके लिए एक लीडरशिप रोल प्ले करना चाहते हैं, और भारत, आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लीडरशिप रोल प्ले करना चाहता है। लीडरशिप रोल नहीं, यहां पर हम परमानेंट सीट चाहते हैं। तो परमानेंट सीट चाहने के लिए आपको समर्थन की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसे में बहुत सारी कंट्रीज आपके सपोर्ट में आ जाएंगी यदि आप ग्लोबल साउथ को लीड करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, 2016 में है। हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी आप यहां पर जो भी हम डिस्कशन करेंगे उसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, यहां पर क्वेश्चन है, WTO के ऑब्जेक्टिव रहते हैं ग्लोबलाइजेशन एरा में इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। लेकिन दोहा राउंड के बाद जो डिफरेंसेस आए हैं डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, इसको पूरा करने में इसका कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं रहा है। तो आपको इंडियन पर्सपेक्टिव से ये समझाना है। तो यहां पर जो डिफरेंसेस की बात हुई है ना, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ये सीधे ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनकी बात हो रही है। तो आप सीधे सीधे इस डिस्कशन को, इस टॉपिक को यहां पर इंक्लूड करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, 2020 में ही ये पूछा गया है। चूंकि हमने G20 की अभी बात की कि G20 के एक लीडर के रूप में हमने इस मीटिंग को होस्ट किया है, तो G20 के बारे में आपको ये बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। ओके, अब इसका सही आंसर क्या है आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनिशिएटिव की। भारत ने ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ में कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं।
तो पहला जो इनिशिएटिव है यहां पर वो है आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट। जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये आरोग्य है, रोग को हटाने की कोई चीज है, मतलब यहां पर मेडिकल सप्लाई की बात की जा रही है। और आपने देखा होगा कि कोविड 19 ने जब पूरे विश्व को अफेक्ट किया था तो भारत ने बहुत सारी वैक्सीन को अपने आसपास की कंट्रीज को प्रोवाइड किया था, और जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं स्पेशली उनको हमने फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड कराई थी। सो ऐसे में डिजास्टर अगर किसी कंट्री में आता है तो भी हम उनको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप का प्रोग्राम रखा गया है। कोई भी व्यक्ति जो ग्लोबल साउथ कंट्री में रहता है, मतलब डेवलपिंग कंट्री में रहता है, और वो भारत में हायर एजुकेशन के लिए आता है, तो ऐसे में हम उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो भी भारत में बेहतर शिक्षा को प्राप्त कर सके। उसके बाद एक हमने और इनिशिएटिव लिया है ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फोरम। तो यंग डिप्लोमेट फोरम के अंतर्गत जो डेवलपिंग कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन को बढ़ाने की बात की जाएगी। ओके अब देखिए ये जो इंटरेक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके जो इंटरेस्ट हैं वो कॉमन इंटरेस्ट हैं। अभी हम बात करेंगे इस पर कि क्या क्या दोनों क्या क्या इन ग्लोबल साउथ कंट्रीज के इंटरेस्ट हैं और क्यों इनके इश्यूज हैं, क्यों ये अफेक्टेड रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए सभी देश जो हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर डिसएडवांटेज में कौन सी कंट्रीज रहती हैं? ग्लोबल साउथ की कंट्रीज, क्योंकि इनके पास पैसे का अभाव होता है। तो ऐसे में भारत यहां सपोर्ट करने को तैयार है। जो भी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो कॉपरेशन के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी हम कॉपरेशन करना चाहते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हम डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे हम अपनी एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं, इन सभी चीजों पर हमने इनिशिएटिव लिए हैं। उसके बाद ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ के कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ का, ये कंट्रीज के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर किया जाता है। अब देखिए जो यहां ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज हैं इसमें अगर आप सोशल इकोनॉमिक इनके करेक्टरिस्टिक्स को देखने की कोशिश करेंगे तो ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली कंट्रीज हैं ये। अब इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, जापान हो गया, रशिया को आप ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज जो हैं वो ग्लोबल नॉर्थ में आती हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर आप कुछ कंट्रीज को देखने की कोशिश करेंगे तो यहां पर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन आपको बहुत वीक दिखाई देगी। इन कंट्रीज के पास आर्थिक संसाधनों का अभाव दिखाई देगा। तो ये पुअरेस्ट कंट्रीज होंगी, यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। जैसे लैटिन अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ओशियाना हो गया। तो इस प्रकार की कंट्रीज ग्लोबल साउथ में आ जाती हैं। यदि हम पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने की बात करें तो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज में आपको ज्यादातर कैपिटलिज्म का प्रभाव देखने को मिलेगा, और यहां पर ज्यादातर हम सोशलिज्म का प्रभाव देखते हैं। भारत में भी आप सोशलिज्म प्रभाव देख सकते हैं। यहां पर हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं। तो ये दोनों में पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी देखे जाते हैं। उसके बाद यदि हम इश्यूज की बात करें, ग्लोबल साउथ कंट्रीज के साथ क्या क्या इश्यूज हैं, कितना डिस्क्रिमिनेशन इन कंट्रीज के साथ किया जाता है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इन कंट्रीज के गरीब होने का सबसे बड़ा रीजन है कोलोनियलाइजेशन, ठीक है। यहां पर दूसरे देशों ने आकर अपना राज स्थापित किया था, यहां के आर्थिक संसाधनों का उन्होंने दोहन किया था, इसीलिए इन कंट्रीज की स्थिति काफी ज्यादा खराब आज भी बनी हुई है। उसके बाद आप जो इंटरनेशनल फोरम्स देखते हैं बड़े बड़े, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, वहां पर इनको रिप्रेजेंटेशन या तो बहुत कम दिया गया है या फिर दिया ही नहीं गया है। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आप देखेंगे तो इनकी परमानेंट मेंबरशिप में एक भी कंट्री ग्लोबल साउथ से नहीं है। ओके हाँ, आप चाइना का नाम जरूर ले सकते हैं इसमें, चाइना के अलावा, लेकिन और कोई कंट्री इसमें शामिल आपको नहीं दिखाई देगी। उसके बाद आप देखिए यहां पर एक इशू बना हुआ है ग्रीन एनर्जी फंड का। आपने सुना होगा कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन किसके द्वारा किया जा रहा है? डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा किया जा रहा है। और चूंकि वो पहले से ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का लाभ प्राप्त कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, ऐसे में एनवायरमेंट को सबसे ज्यादा पोल्यूट किया है इन रिच कंट्रीज ने। तो ऐसे में अब इन कंट्रीज को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी प्ले करनी चाहिए कि इन्हें जो हमारी ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज हैं
उनको सपोर्ट प्रदान करें ताकि वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ग्रीन एनर्जी को यूज कर सकें। तो ग्रीन एनर्जी फंड का यहां पर इशू आ जाता है। उसके बाद इंपैक्ट ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी वॉर हो रहा है तो सबसे ज्यादा प्रभाव ग्लोबल साउथ की कंट्रीज पर पड़ता है। यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, यहां पर फूड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और जब फूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऐसे में हंगर जैसी प्रॉब्लम यहां बढ़ती है। ओके, इसके अलावा जो फर्टिलाइजर हैं इनके प्राइस यहां बढ़ जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम इस वॉर की वजह से यहां देखने को मिली है। अब कॉपरेशन की बात करें ग्लोबल साउथ कंट्रीज के बीच में, क्या कोई फोरम्स भी हैं जिसमें कॉपरेशन हुआ है? तो बिल्कुल सर, यहां दो फोरम्स के आप एग्जांपल ले सकते हैं। एक तो हो गया ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं, और दूसरा हो गया इब्सा, जिसमें 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। तो ये आपका डिस्कशन था ग्लोबल साउथ को लेकर। इससे ज्यादा यहां पर मेरी समझ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इंडिया श्रीलंका रिलेशन। अब इंडिया श्रीलंका रिलेशन, हमने इसका कंटेक्स्ट समझ लिया। रिसेंटली भारत ऐसा एक देश बन गया है, सबसे पहला देश हम कह सकते हैं जिन्होंने आईएमएफ में श्रीलंका को सपोर्ट किया है। और श्रीलंका को सपोर्ट इसलिए किया है क्योंकि श्रीलंका की इकोनॉमी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है, वहां क्राइसिस बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में वो फाइनेंसिंग चाहते हैं, अपनी डेट को रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं। तो भारत पूरी तरीके से इसका समर्थन करता है। अच्छा, आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। जैसे श्रीलंका में ये जो चैलेंजेस हैं वो किस तरीके के हैं। देखिए, एक तो यहां पर शॉर्टेज ऑफ डॉलर हो गया है, डॉलर की बहुत कमी है। और यदि आपके पास डॉलर की कमी रहती है तो ऐसे में आप अपना इंपोर्ट कैसे करेंगे, आप ये बताइए। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की वैल्यू ही होती है ना, डॉलर बहुत ज्यादा चलता है इंटरनेशनल ट्रेड में, सबसे ज्यादा प्रभाव आपको उसका देखने को मिलेगा। तो इंपोर्ट आप कैसे कर पाएंगे यदि डॉलर नहीं है। उसके बाद रन अवे इन्फ्लेशन यहां बहुत तेजी से बढ़ रही है। रन अवे इन्फ्लेशन का मतलब होता है 2 डिजिट में इन्फ्लेशन जा रही है, और इसकी वजह से यहां जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ओके, और इसका प्रभाव किस पर आएगा? इसका प्रभाव सीधे श्रीलंका के लोगों पर आएगा। उसके बाद ये रिसेशन की तरफ भी जा रहे हैं। जब इन्फ्लेशन आपकी इतनी तेज बढ़ रही है, डॉलर आपके पास है नहीं, तो आप रिसेशन की तरफ चले जाएंगे, मंदी की तरफ चले जाएंगे। इसके बाद इनके बायलैटरल लैंडर्स में अगर हम बात करें कौन कौन कंट्री इनको लैंड करती है, तो इंडिया, जापान और चाइना, ये 3 ऐसी कंट्री हैं जो श्रीलंका को सबसे ज्यादा ऋण प्रदान करती हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। अब दोनों कंट्रीज के रिलेशन को आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिलेशन पर, ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के बीच क्या संबंध रहे हैं। देखिए, यदि आप इस पूरे क्षेत्र में देखें, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो श्रीलंका आपको यहां पर भारत के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देगा। इनके साथ हमारे रिलेशन ऐसा नहीं है कि अभी कुछ हाल फिलहाल में ही डेवलप हुए हैं, लगभग 2500 साल से भी ज्यादा पुराने हमारे इनके साथ रिलेशन है। लोगों का आना जाना इसमें पहले से चलता रहता था, इंटेलेक्चुअल एक्सचेंजेस होते रहते थे, यहाँ के स्टूडेंट पढ़ने भी आते थे भारत में। तो इस तरीके के बहुत सारे एक्सचेंजेस पहले से होते रहे हैं। यदि आप लिंग्विस्टिक बेसिस पर भी देखें तो दोनों देशों में लगभग कॉमन लैंग्वेज देखी जाती है। जैसे हमारे भारत का तमिलनाडु वाला पार्ट है, यहां तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। उसी तरीके से श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट में आप देखेंगे यहां भी तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, और तमिल जनसंख्या भी यहां अच्छी खासी मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगी। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर भी हमारे जो रिलेशन है वो काफी बेहतर रहे हैं। उसके बाद जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ श्रीलंका। सर, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए श्रीलंका का, क्योंकि श्रीलंका की यदि आप उपस्थिति को देखें तो यहां से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। ये जो आप रूट देख रहे हैं ना, ये सारे रूट्स देखिए श्रीलंका के पास से ही होकर गुजरते हैं। ऐसे में यदि किसी भी एक कंट्री का प्रभाव इस देश में बढ़ता है तो वो इस पूरे रूट पर अपनी बेहतर पकड़ बना सकता है। और ऐसे में चाइना ये प्रयास करता है कि वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस कंट्री में करे, मतलब श्रीलंका में करे, सो डैट ये जो पूरा रूट है इस पर चाइना का कंट्रोल स्थापित हो सके और यहां कोई भी अदर कंट्री चाइना के रूट को ब्लॉक ना कर पाए। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से ऑल्टरनेटिव रूट को फाइंड करने का प्रयास भी करते हैं, और ये हिंद महासागर पहुंचने के लिए सीपेक जैसे कॉरिडोर को विकसित भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं। अब इसमें भारत का अपोज किया जा रहा है क्योंकि ये भारत की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है। उनकी बात हम लोग पहले से कर चुके हैं। इंडिया चाइना रिलेशन हमने पहले वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हुआ है, तो उसको यहां दोबारा से डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। चलिए आगे बात करें।
दोनों देशों के रिलेशन में तो श्रीलंका क्यों इंपॉर्टेंट है? श्रीलंका बहुत सारे रीजनल ग्रुपिंग्स का भाग है, जैसे कि बिम्स्टेक का पार्ट है ये, और ऐसे में अगर आपको रीजनल डेवलपमेंट करना है या फिर ये सार्क के भी पार्ट है, तो रीजनल डेवलपमेंट के लिए श्रीलंका की उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यदि दोनों देशों के इकोनॉमिक रिलेशन को आप देखेंगे तो भारत इनका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। साउथ एशिया कोऑपरेशन जो है ये हमारा इस ग्रुप में। उसके बाद हमारे इनके साथ इकोनॉमिक रिलेशन काफ़ी बेहतर रहे हैं, और इसकी प्रगति आप देख सकते हैं इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद, जो कि 2000 में हमने साइन किया था। यदि दोनों देशों के अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप देखना चाहें कि रिलेशन कितने रहते हैं, तो $5 बिलियन का ट्रेड दोनों देशों के बीच में होता है, और इसमें हम सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। श्रीलंका में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग $1.239 बिलियन का हो गया है। तो ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना, आप इसको ध्यान में रखेंगे। यदि कोई क्वेश्चन आपको लिखने को आ जाए इंडिया श्रीलंका पे, तो आप ऐसे फैक्ट के साथ अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे कि दोनों देशों के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहे हैं। उसके बाद यदि हम सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें, तो सिक्योरिटी कोऑपरेशन में हम श्रीलंका के मिलिट्री पर्सनल को ट्रेनिंग भी देते हैं। उसके बाद दोनों देशों के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है। आप पहले से जानते हैं, अभी हमने मालदीव में भी डिस्कशन किया था कि ये जो पूरा रीजन है वो इस्लामिक रेडिकलिस्ट के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, जो आईएस ग्रुप हैं उनके द्वारा ये प्रभावित किया जा सकता है। यहाँ पर जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो भी होता है। तो ऐसे में हमारे मिलिट्री रिलेशन दोनों देशों के साथ काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। तो इसी में यदि हम श्रीलंका के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन की बात करें, तो हम यहाँ मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहते हैं जिसका नाम है मित्र शक्ति। तो यदि प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आ जाए इंडिया श्रीलंका के बीच में जो डिफेंस एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसका नाम क्या है, तो मित्र शक्ति इसका नाम है। सागर के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, दोनों देश चाहे मालदीव हो चाहे श्रीलंका हो, ये सागर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको यहां बताना पड़ता है कि सागर सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये केवल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में नहीं है, इसमें कुछ डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। तो आपको वहां बताना पड़ता है कि हमने श्रीलंका के साथ क्या क्या स्टेप लिए, हमने मालदीव के साथ क्या क्या स्टेप लिए, या फिर अपने पड़ोसी देशों के साथ क्या क्या स्टेप लिए। ठीक है। अदर कोऑपरेशन की बात करें तो जनवरी 2021 में हमने श्रीलंका को लगभग 5 लाख कोविड वैक्सीन भी प्रोवाइड कराई थी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, पूरा विश्व इससे प्रभावित था, ऐसे में हम इनको सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद अभी रिसेंट डेवलपमेंट देखेंगे तो आईएमएफ में हमने इनको सपोर्ट किया है ताकि ये अपने ऋण का रिस्ट्रक्चर कर सकें। ओके, नेक्स्ट थिंग, इश्यूज की बात करते हैं। दोनों देशों के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहला पॉलिटिकल क्राइसिस। जैसे मालदीव में पॉलिटिकल क्राइसिस चलता रहता है ना, कि एक तरफ प्रो चाइना है, एक तरफ प्रो इंडिया है, उसी तरीके से सेम स्थिति श्रीलंका में भी है, प्रो चाइना एंड प्रो इंडिया की। तो ऐसे में भारत यहाँ के पॉलिटिकल क्राइसिस भारत को बिल्कुल अफेक्ट करेंगे। उसके बाद जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस आया है श्रीलंका में, ये भी भारत को सीधे अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि जब वहां इन्फ्लेशन बहुत तेज गति से बढ़ रही है, महंगाई बहुत तेज गति से बढ़ रही है, तो ऐसे में यहाँ के नागरिकों का मिस यूज किया जा सकता है कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर ये ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे अवैध व्यापार में भी लग सकते हैं। तो ये भी भारत के लिए एक चैलेंज बनेगा, क्योंकि भारत से काफी क्लोज है श्रीलंका। उसके बाद चाइना फैक्टर की बात करें तो एक तो बार्गेनिंग करने में ये चाइना कार्ड का यूज करते हैं इंडिया के साथ, और इनके द्वारा तो बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है चाइना कार्ड का। उसके बाद अगर हम और फैक्टर की बात करें चाइना फैक्टर में, तो इन्होंने श्रीलंका ने चाइना को अपना एक हम्बनटोटा पोर्ट भी दे दिया है 99 ईयर के लीज पर। और इसी पोर्ट पर आपने देखा होगा कि अभी एक वेसल आया था जो चाइनीज नेवी का था, जिससे भारत को आपत्ति थी, लेकिन फिर भी श्रीलंका ने इस जहाज को आने की अनुमति दी थी। तो ये जो इश्यूज है वो अभी भी बना हुआ है। उसके बाद श्रीलंका के द्वारा इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया जाता है, ये बहुत लंबे समय से एक इशू बना हुआ है। उसके बाद जो यहाँ की नेवी है श्रीलंका की, वो हमारे इंडियन फिशरमैन पे फायर भी करती है, उनके वेसल्स पे फायरिंग भी करते हैं ये, तो ये एक चैलेंज बना हुआ है। उसके बाद इंडियाज इंटरवेंशन इन श्रीलंका सिविल वॉर। देखिए, यहाँ पर एक सिविल वॉर हुआ था श्रीलंका में 1970s और 80s के दशक में। तो इस सिविल वॉर में इंडिया ने यहाँ पर हेल्प की थी। ऐसे में श्रीलंका ये मानता है कि भारत श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी करता है। तो ये ये दोनों देशों के बीच में
एक इशू बना हुआ है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं लाइक मालदीव हो गई, श्रीलंका हो गई, ये इतनी मेजर कंट्री नहीं है कि इनसे सीधे सीधे यूपीएससी क्वेश्चन पूछे। हाँ, अगर कोई रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, कोई मेजर इवेंट हुआ है, तो ऐसे में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, और उसके लिए मैंने इनफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है। अपने बेसिस पर थोड़ी एक्स्ट्रा रिसर्च आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप करें, और इसका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि अपने आप रिसर्च जब आप करते हैं तो आप ज्यादा सीखते हैं। ओके, तो चलिए इस सेशन में इतना ही, यहां इसको एंड करते हैं। मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।